अदरवाइज वेलकम टू एचपी कम्पिटिटिव एग्जाम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, जैसा आपको पता है डेली हमारी क्लास होती है 8 बजे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके इसमें हम डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू हमारी सीरीज चली हुई है, आज हमारी 16वीं क्लास है और इससे पहले 15 अन्य क्लासें मैं ले चुका हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम, जो भी एचपीपीएससी की तरफ से एग्जाम होंगे, ठीक है, या फिर आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम होंगे, उनमें ऐसे जो है एसटीज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 16वीं क्लास है, 15 अन्य क्लासें मैं ले चुका हूँ, नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है क्रैक एचपीपीएससी करके, उसमें आपको सारी क्लासें जो भी है हमारी मिल जाएगी। और इनका जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस झील की आकृति सोई हुई स्त्री के समान है। ठीक है, कौन सी लेक है जिसकी जो आकृति है, जिसकी जो शेप है वो सोई हुई स्त्री के जैसी है। तो ये है आपकी रेणुका लेक, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, रेणुका लेक जो है वो सबसे बड़ी नेचुरल लेक भी है, एज इट इज, जैसा आपको पता है। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है हिमाचल प्रदेश की। इसकी लेंथ कितनी है, तो 2.5 किलोमीटर, यानी इसे किसी ने नहीं बनाया है। ठीक है, अपने आप जो है प्रकृति ने इसे बनाया है, प्राकृतिक है और 2.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और वहीं से जो है एग्जामिनर क्या क्या पूछता है आपको, एक तो ये झील जो है रामसर वेटलैंड जो आपके होते हैं, ठीक है, आर्द्र भूमि, रामसर आर्द्र भूमि, उसमें भी इसे ऐड किया गया। तो ये कब ऐड की गई, इसकी भी डेट एग्जामिनर पूछता है आपसे, तो 5 नवंबर 2005 को। ठीक है, सॉरी 8 नवंबर 2005 को, 8 नवंबर 2005 को जो है इस झील को रामसर वेटलैंड में ऐड किया गया। अच्छा, वहीं पे अगर हम बात करें परशुराम का संबंध है इनसे, ठीक है, तो रेणुका जो है रिश्ते में क्या लगती थी, परशुराम की माता लगती थी। एग्जामिनर पूछता है कि जो रेणुका है का परशुराम से क्या संबंध था, तो परशुराम की माता थी। और सुकेती लेक ये भी कहाँ पे है, ये भी आपकी सिरमौर के अंदर है। ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रेणुका कहाँ पे है, ये भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। सिरमौर मैंने आपको जैसा हमेशा मैं बताता हूँ, ठीक है, अब तक तो आपको रट भी गया होगा। ये सिर्फ एक ऐसी स्टेट है जिसमें यमुना नदी बहती है, और साथ के साथ ये सिर्फ सॉरी स्टेट नहीं, सिर्फ ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें यमुना नदी बहती है, और सिर्फ एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो आपकी यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करती है, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट है पजौता आंदोलन को शुरू करने वाली किसान सभा का सभापति कौन था। ठीक है, एक किसान सभा थी तो जिन्होंने पजौता आंदोलन किया था 1942 में। ठीक है, तो इसका जो हेड था, जो इसके सभापति थे, वो कौन थे, वो थे लक्ष्मी सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी इसके सदस्य थे, लेकिन जो इसके मेन हेड बनाए गए थे बाद में, ठीक है, वो बनाए गए थे लक्ष्मी सिंह। ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। और डेट भी आपको याद करनी है, ये ईयर, ठीक है, कब हुआ था पजौता आंदोलन, तो 1942 में हुआ था। इस जो सभा थी इसकी कुछ एक मांगे थी। ठीक है, मांगे जो है एग्जामिनर पूछ लेता है, निम्न से कौन सी मांग जो है इस सभा की नहीं थी, जो है बनी थी। इनकी क्या क्या मांगे थी सरकार के विरुद्ध। ठीक है, सरकार से इनकी मांगे थी कि बाल विवाह जो है उसे खत्म कर दिया जाए। और एक और क्या सिस्टम चलाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, आप अगर पशु रखते हो तो पशु के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, और पशु अगर आप चराते हो जैसे जंगलों में, तो उसके ऊपर भी टैक्स था। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप घराट जो होते थे पुराने जमाने में, ठीक है, उनसे आटा लेके आते थे तो उस पर भी टैक्स था। तो ये जो टैक्स है इन्हें खत्म कर दिया जाए। ठीक है, पशुओं के ऊपर टैक्स, उनको चराने के ऊपर टैक्स था, फिर घराट से जैसे आटा वगैरह पिसवा के लेके आते थे उसके ऊपर भी टैक्स था। तो इनका मानना था कि इसे जो है खत्म कर दिया जाए। और जैसे ही वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, वर्ल्ड वार शुरू हुआ था तो कांगड़ा में भर्ती चल रही थी ब्रिटिश आर्मी के लिए। ठीक है, तो इनकी जो है एक रिक्वेस्ट थी, ठीक है, ये जो मांग थी इसमें कि जो है भारतीयों को जो है वो उन भारतीय जो है ब्रिटिश की हेल्प ना करें। ठीक है, इसमें जो है ब्रिटिश की जो है हेल्प ना की जाए, भर्ती में ना जो है ऐड किए जाए। ठीक है, वहीं पे जो है एक और बाद में एक आपके वहां पे आंदोलन चला था, भाई दो ना पाई दो। ठीक है, ना तो भर्ती के लिए उन्हें आदमी दो ना पैसे दो, और बिना लाइसेंस के जो है हथियार रखने की मांग करी थी इन्होंने कि जो हथियार है वो बिना लाइसेंस के रखे जाए, ऐसा कानून बनाया जाए। ठीक है, और भी जो है 10-15 मांगे थी इनकी, ये जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागनी माता मंदिर किस जिले में स्थित है। ठीक है, नागरी माता जो टेम्पल है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये आपको बताना है। देखिए, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, नागरी माता का जो टेम्पल है ये लोकेटेड है आपके कांगड़ा के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, जैसे आपको पता है हमारी जो हिमाचल की भूमि है देवभूमि के नाम से हम जानते हैं, तो यहीं पे जो है जो भी क्या कहते हैं आपके वैज्ञानिक है उनके लिए एक चुनौती है इस मंदिर में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे सांप बिच्छू वगैरह कोई जहरीले
प्राणी काट लेते हैं तो उन्हें जो है पानी पिलाया जाता है यहाँ पे, और मिट्टी का लेप, शक्कर का लेप लगाया जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है कि ऐसा कैसे संभव है। तो जैसा आपको पता है देवभूमि है, तो बहुत सारी शक्तियां हैं हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, अगर हम बात करें कांगड़ा से, एग्जामिनर क्या पूछता है कि सती माता की जीभ किस मंदिर में गिरी थी। ठीक है, या सती माता की जो जीभ है वो कहाँ पे, तो ज्वालामुखी जो आपको याद करना है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, मैं आपको कांगड़ा के इंपोर्टेंट पूछ बता देता हूँ। ज्वालामुखी टेम्पल ये कहाँ पे है, ये कांगड़ा के अंदर है। वहीं पे आपका भागसूनाथ आ जाता है। ठीक है, ये भी कहाँ लोकेटेड है, कांगड़ा के अंदर है। अच्छा, कांगड़ा से एक और कौन है, कांगड़ा से आपका ब्रिज बिहारी, ठीक है, ब्रिजराज बिहारी मंदिर, और वहीं पे पूछता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पे है, ये भी लोकेटेड है आपका कांगड़ा के अंदर। देखिए सोलन से, सोलन में जो है मैंने आपको पहले ही बताया है, सोलन का नाम पड़ा है शूलिनी माता के नाम पे। तो शूलिनी मेला भी यहाँ पे होता है, और शूलिनी मंदिर भी कहाँ पे है, सोलन में। बिलासपुर में फेमस मंदिर है श्री नैना देवी जी। ठीक है, और वहीं पे अगर बात करें मंडी तो मंडी तो जो है छोटी काशी के नाम से जानी जाती है। बहुत सारे मंदिर है यहाँ। ठीक है, 84 मंदिरों का समूह, और मंडी की शिवरात्रि मैंने कल आपको बताई थी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने द्विभाषिक, ठीक है, बाइलिंगुअल समाचार पत्र का जो है नाम क्या था। जो हमारा फर्स्ट सबसे पुराना जो था आपका न्यूज़पेपर था, उसका नाम क्या था, ये था क्षेत्रीय तेज। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्षेत्रीय तेज जो है हिमाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट, आप कह सकते हैं इसे ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर था। अब एग्जामिनर पूछेगा कब लॉन्च हुआ था या कब शुरू हुआ था, तो 1934, 1934 में ये शुरू हुआ था। अब कल से मैं जो है आपको रिपीट करा देता हूँ, कल मैंने क्या क्या कराया था आपको, जब भी मैंने दूसरा करवाया था। भारत का सबसे पहला जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था बंगाल गज़ट। ठीक है, ये किसका था, ये भारत का था। और अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का था क्षेत्रीय तेज। भारत का जो सबसे पहला न्यूज़पेपर था ये आया था 1780 में। ठीक है, अगस्त 21 से लेके आए थे, और 1782 में जो है इसे बैन कर दिया गया था। 1782 में बैन हो गया था। ठीक है, अभी 3 मई को हमने मनाया प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और भारत की रैंक कितनी रही इस बार स्वतंत्रता के मामले में। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आता है उसमें भारत की रैंक रही 142। ठीक है, पीएफडी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, जो भी आता है पीएफआई, ठीक है, पीएफआई लिखते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक रही 142। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा गठित इको टास्क फोर्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इको टास्क फोर्स जो है इसका गठन किया था। इसका उद्देश्य क्या था, हिमाचल के लिए जो है इसका गठन किया गया है। तो इसका मेन मोटिव क्या था, इसका मोटिव था किन्नौर की जो बंजर भूमि है, ठीक है, वहाँ की जितनी भी बंजर जमीन है उसका विकास करना। ठीक है, उसके जो है सही तरह से यूटिलाइज किस तरह से कर सके उसका, उसके ऊपर इसका काम करना था। तो इको टास्क फोर्स किससे रिलेटेड है, ये आपकी किन्नौर की बंजर भूमि विकास करने से रिलेटेड। किन्नौर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो रिकांगपिओ। ठीक है, महासू डिस्ट्रिक्ट की जो है चीनी तहसील को काट के किन्नौर बना था। अच्छा, अभी एग्जामिनर पूछेगा जिले के रूप में गठन कब हुआ इसका, तो जो है 21 अप्रैल 1960, 21 अप्रैल 1960 में जो है इसका जिले के रूप में गठन हुआ था। ठीक है, और यहीं पे बात करें चीनी स्टेट के नाम से इसे हम जानते थे। अंगूरों की भूमि रिब्बा, ठीक है, अंगूरों की भूमि रिब्बा कहाँ पे है, तो ये आपकी किन्नौर के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संघ बनाने की जो है स्वतंत्रता प्राप्त प्रदान करता है। ठीक है, संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, फ्रीडम है, वो देता है आपका कौन सा, आर्टिकल 19 सी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाए। देखिए 19 जो आपका आर्टिकल है, स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है आपका। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों में आते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार आपके कौन से हैं, मैंने आपको हमेशा बताया है 12 से 35 तक के जो आपके आर्टिकल है ये सब मौलिक अधिकारों से जो है डील करते हैं, फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। फंडामेंटल हमने लिए कहाँ से है, यूएसए से। ठीक है, यूएसए जो है ऐसी कंट्री है जिसका संविधान सबसे पुराना है। सबसे बड़ा संविधान तो इंडिया का है, लेकिन सबसे ओल्डेस्ट अगर संविधान की बात करें, लिखित सबसे ओल्ड संविधान, तो यह है आपका यूएसए का। यहाँ से हमने लिए है मौलिक अधिकार जो कि हमारे संविधान में है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है, अब 19 की हम बात कर लें, 19 डील करता है स्वतंत्रता से। तो 19 ए में अगर हम बात करें तो प्रेस को जो स्वतंत्रता है वो भी 19 ए में है। और हमें जो बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, हमें बोलने का अधिकार है ना, हम बोल सकते हैं जो हमारे मन में आए। ठीक है, उसका अधिकार कहाँ पे है, तो 19 ए में है। अच्छा, 19 बी की बात करें तो 19 बी में क्या है कि आप कोई भी सभा जो है उसका आयोजन कर सकते हो। ठीक है, सभा का आयोजन कर सकते हैं विदाउट हथियार।
विदाउट वेपन जो है आप कोई भी सभा जो है उसका आयोजन कर सकते हो। जैसे कोई भी रैली हो रही है तो उसमें आप जो है, आपको अधिकार है, आप सभा कर सकते हो, अपनी कोई भी रैली कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें जो है हथियार नहीं होने चाहिए। 19 सी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। अच्छा, 19 डी की बात करें तो 19 डी क्या कहता है, देश में घूमने की स्वतंत्रता देता है आपको। आप देश में कहीं भी घूम सकते हो, ये स्वतंत्रता किसमें है, ये है आपकी 19 डी में, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप जहाँ मर्जी जाइए, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं ई और जे भी करा देता हूँ। 19 जो है थोड़ा सा बड़ा है आपका, तो 19 ई में क्या है, जो 19 ई है, 19 ई कहता है कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, यानी ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी स्टे कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया जो है आप कहीं पे भी रह सकते हो, ठीक है। ये हमारा 19 ए जो कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो प्रोवाइड कराता है। और 19 जी जो है, ठीक है, और एक जो है कोई भी व्यापार, कोई भी आप व्यापार आजीविका, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, आप कोई भी व्यापार अगर करना चाहते हैं तो उसकी स्वतंत्रता देता है 19 जी, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते निम्न में से किससे दिए जाते हैं, ठीक है। जो भी हमारे प्रेसिडेंट है उनकी जो सैलरी है या उन्हें जो अदर भत्ते मिलते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं आपके संचित निधि से, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंसोलिडेंट फंड, ठीक है। इस फंड के अंदर क्या क्या आता है, आपके जो भी टैक्स होते हैं, भारत सरकार को दिए हुए टैक्स, ठीक है, उस सीमा का बॉर्डर टैक्स हो सकता है, आपका उत्पादन टैक्स हो सकता है, ठीक है, या ट्रेजरी बिल हो सकते हैं। तो इनका जो है एक निधि है, ठीक है, सारा पैसा इकट्ठा होता है संचित निधि में, यहीं से दिया जाता है आपके राष्ट्रपति का वेतन, ठीक है, और अन्य भी जो भत्ते होते हैं वो भी यहीं से दिए जाते हैं। कि जो ये संचित निधि है, इसका उल्लेख है आपके आर्टिकल 266 266 में। वहीं पे अगर हम बात करें, एक बिल आता है विनियोग बिल, ठीक है, विनियोग विधेयक इसे हम कहते हैं। इस बिल को जो है निकालना बहुत आवश्यक होता है 1 अप्रैल से पहले। जैसे राष्ट्रपति को कुछ भी जो है वेतन देना है, ठीक है, उनकी जो सैलरी देनी है, तो 1 अप्रैल से पहले पहले इस बिल को जो है पास किया जाता है, विनियोग विधेयक को, ठीक है। उसके बाद ये जो है सारे भत्ते दिए जाते हैं, और ये बिना बिल पास किए जो है ये पैसे इस संचित निधि में से नहीं निकाले जा सकते, ठीक है। 1 अप्रैल जैसा आपको पता है हमारा कौन सा डे होता है, वित्त वर्ष, फाइनेंस ईयर हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 अप्रैल से। और जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी जो स्थापना हुई थी वो भी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो ये है आपका बुध, यानी ऑप्शन नंबर, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बुध सबसे छोटा ग्रह है, ये 88 दिन में जो है सूर्य की जो परिक्रमा है, ठीक है, सूर्य का जो चक्कर है उससे पूरा कर लेता है। और वहीं पे अगर हम बात करें सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछे तो बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल। सौरमंडल में टोटल ग्रह है आपके 8, ठीक है, सूर्य जो है वो ग्रह में नहीं काउंट होता। तो वहीं पे बात करें प्लूटो, प्लूटो को किस वर्ष जो है ग्रहों से निकाल दिया गया था, ठीक है, उसे ग्रह का जो है मान्यता उसकी रद्द कर दी गई थी, तो 2006 में, ठीक है। एआईयू की जो है बैठक हुई थी 2006 में, उसमें जो है निर्णय लिया गया था प्लूटो जो है वो ग्रह नहीं रहा था, ठीक है। ग्रहों के भी कुछ एक नियम होते हैं कि वो सूर्य की चक्कर लगा रहा हो, ठीक है, सूर्य की जो है परिक्रमा कर रहा हो, और उसका जो है कुछ एक ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए उसके ऊपर, ताकि जो है उसकी गैसें हैं जो भी है वो वहाँ पे बंदी रहे एक जगह, ठीक है, और साथ के साथ उसके जो पास का एरिया है वो साफ होना चाहिए। तो वही जो है ग्रह स्टैंड करते हैं, लेकिन प्लूटो जो है ऐसा इन जो नियम थे इन्हें फॉलो नहीं कर रहा था, तो इसे 2006 में निकाल दिया गया था। खुद जैसे मैंने सबसे छोटा आपको बताया। वहीं पर अगर हम बात करें सूर्य, तो सूर्य जो है वो ग्रह नहीं, एक तारा है, ठीक है। इस पे कौन सी गैस है सबसे ज्यादा, तो हाइड्रोजन गैस जो इस पे सबसे ज्यादा है 71%, ठीक है। और बुध ग्रह से आपको याद करना है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इस पे कौन सा एरिया पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, एकमात्र ऐसा ग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। बंगाल का जो विभाजन था, बंगाल 2 हिस्सों में बांटा गया था, तो कौन से ईयर में, 1905, ऑप्शन नंबर कौन सा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है ये डिसीजन लिया गया था, लॉर्ड कर्जन ने जो है डिसीजन लिया था शिमला के अंदर कि जो है बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाएगा 1905 में, ठीक है। और 16 अक्टूबर जो 1905 में उन्होंने निर्णय जो है, उन्होंने का जो निर्णय था ये लागू हो गया था, और बंगाल 2 भागों में बंट गया था, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा जो है पश्चिमी बंगाल। एक पूर्वी बंगाल में बंटा था और दूसरा बंटा था पश्चिमी बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया आपके गौतम बुद्ध है। इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका 567 ईस्वी में। ये लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म, लुम्बिनी में। और इन्होंने जहाँ पे जो है अपनी ज्ञान प्राप्त किया था उस स्थान का नाम बाद में बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। और इनके बचपन का नाम जो है पूछते हैं तो बचपन का नाम क्या है इनके? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है इनके बचपन का नाम है। और तो इनका जो पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे इन्होंने शिक्षा ली थी, ठीक है, पीपल का पेड़ था, उसे बाद में जो है किसी ने कटवा दिया था, ठीक है, उसका मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, ठीक है, कोई मुगल था, उसने जो है उस पेड़ को कटवा दिया था। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ से। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया आपको जरूर याद कीजिएगा, इसके नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिप्री। ठीक है, सिप्री के अनुसार जो है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देशों में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, सिप्री के अनुसार सबसे ज्यादा जो सैन्य खर्च करते हैं उसमें भारत की रैंकिंग है 3rd, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, सिप्री की फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो भी सैन्य खर्च होते हैं इसके बारे में जानकारी देता है। तो भारत जो है 3rd नंबर पे आ गया है। 1st नंबर पे कौन है? तो यूएसए जो है सबसे ज्यादा सैन्य खर्च पे पैसे जो है लगाता है। ठीक है, अपनी मिलिट्री के ऊपर सबसे ज्यादा पैसे लगाता है यूएसए। 2nd नंबर पे है आपका चाइना। और वहीं पे अगर हम बात करें 3rd नंबर पे, तो 3rd नंबर पे है इंडिया। ठीक है, रसिया जो है वो 4th नंबर पे चला गया है, ये जो है हाल ही की है। इसके अनुसार जो है सबसे ज्यादा जो सैन्य खर्च करते हैं उसमें भारत की रैंक आई है 3rd। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है शब्दमानस पुस्तक किसने लिखी है? काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। जैसे आपको पता है रामचरितमानस एक पुस्तक है, तुलसीदास द्वारा रचित है रामचरितमानस। तो इस पुस्तक में जितने भी वर्ड है, ठीक है, इसके जो कठिन वर्ड है उनके जो मीनिंग है वो इस पुस्तक में लिखे गए हैं और उसका नाम लिखा गया है शब्दमानस। ठीक है, ये लिखी है आपकी ओपी श्रीवास्तव और भारती श्रीवास्तव, यानी ए और बी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा, ए और बी। ठीक है, अमित शाह ने जो है एक पुस्तक का विमोचन किया था अभी। ऑप्शन डी देखिएगा, कर्मयोद्धा ग्रंथ। कर्मयोद्धा ग्रंथ। तो ये कर्मयोद्धा ग्रंथ किसके ऊपर लिखी गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई हुई है पुस्तक, लेकिन इसका जो विमोचन है वो अमित शाह द्वारा किया गया। कुछ एक पुस्तकें मैं आपको करा देता हूँ, जैसे अभी मैंने कराई कर्मयोद्धा ग्रंथ। एक और है लॉकडाउन लेसन्स। ठीक है, ये लिखी थी शोभा डे ने। शोभा डे ने एक पुस्तक लिखी है लॉकडाउन लेसन्स। और रस्किन बॉन्ड जो है उन्होंने लिखी है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे पूछ सकता है एग्जामिनर, सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी, रस्किन बॉन्ड, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल महीने में अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया, उनकी पहली फिल्म का नाम क्या था? ठीक है, तो इनका जो है निधन अभी हाल ही में हो गया था अप्रैल महीने में। तो इनकी जो फर्स्ट फिल्म थी उसका नाम था सलाम बॉम्बे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1988 में फर्स्ट जो है फिल्म आई थी इनकी, और इनकी जो लास्ट फिल्म थी उसका नाम था अंग्रेजी मीडियम। लास्ट जो पिक्चर आई थी उसका नाम क्या था? अंग्रेजी मीडियम, 2020 में आई थी। अच्छा, मैं आपको बता दूं अप्रैल महीने में जो है ऋषि कपूर का भी जो है देहांत हो गया था, उनका निधन हो गया था। उनकी जो फर्स्ट फिल्म थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेरा नाम जोकर, और द बडी जो है करके लास्ट फिल्म थी। ठीक है, अच्छा, जो अभिनेता थे इरफान खान, इन्हें जो है पद्मश्री भी दिया गया है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है किस वर्ष दिया गया? तो 2011। ठीक है, ये जो है पद्मश्री भी दिया गया किस टाइम? 2011 में। ठीक है, भारत का चौथा जो है सर्वोच्च सम्मान है पद्मश्री। नेक्स्ट देखिएगा, देखो अपना देश। देखो अपना देश वेबनार सीरीज किसने शुरू की? तो कौन से मंत्रालय द्वारा है देखो अपना देश वेबनार सीरीज शुरू की गई? ये आपकी पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। और ये जो लॉकडाउन चल रहा था उस समय इस देश के लिए जो है देश के विभिन्न भागों की जानकारी के लिए ये सीरीज शुरू की गई थी पर्यटन मंत्रालय द्वारा। अभी पर्यटन मंत्री कौन है हमारे? तो पर्यटन मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें टूरिज्म पॉलिसी के बारे में पूछता है। ठीक है, पर्यटन जो नीति है वो किस वर्ष आई थी? पर्यटन नीति की बात करें या टूरिज्म पॉलिसी की, आई थी आपकी 1982। ठीक है, भारत की जो है पर्यटन नीति आई थी 1982 में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी विटामिन जो है रक्त का थक्का बनाने में, ठीक है, ब्लड की जो कोटिंग होती है उसमें हेल्पफुल होती है? कौन सी विटामिन? तो ये है आपकी विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे इसका जो है केमिकल नेम भी पूछेगा, इसका रासायनिक नेम क्या है?
तो फिलोक्विनिन आपको याद करना है। वहीं पे विटामिन सी की कमी से होता है पायरिया, यानी खून जो है दांतों से खून निकलना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस, ठीक है, हड्डियों का रोग बच्चों में। और विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा होता है, बेरी। विटामिन ए की कमी से होगा आपका कौन सा, रतौंधी। रतौंधी किसकी कमी से होगा, विटामिन ए की कमी से। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।